हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ ग्रामर का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका उपयोग आप ग्रामर के हर उस पार्ट में करते हैं, चाहे वह ट्रांसलेशन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो। तो आज ये टॉपिक मैं जो आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप व्याकरण का अध्ययन कर रहे होते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी ग्रामर का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो ये टॉपिक जानना आपके लिए मस्ट होता है। ये आप अगर इस टॉपिक का नॉलेज आपके पास नहीं है तो ज़्यादातर चीज़ें आप ग्रामर की सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं। आज हमारे इस टॉपिक का नाम है नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है नॉन फिनिट्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये बता दें ये आता कहां से है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। आप ग्रामर में वर्ब पढ़ते होंगे। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का। वर्ब मीन्स होता है जो शब्द किसी कार्य की तरफ इंडिकेट करता हो, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता हो उसे वर्ब कहा जाता है। तो मान लीजिए ये आपका वर्ब हो गया। अब मेनली वर्ब टू काइंड के होते हैं। मेनली वर्ब का टू काइंड होता है। कौन कौन? एक होता है मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपके वर्ब के दो पार्ट हो गए। लेकिन अब मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं। मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक होता है फिनिट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फिनिट वर्ब। दूसरा होता है नॉन फिनिट वर्ब। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन फिनिट वर्ब। यानी कि कहां से आया? ये वर्ब से आया। वर्ब के पहले पार्ट मेन वर्ब से आया और इस मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं जिसका नाम है, एक पहला है फिनिट वर्ब और दूसरा है नॉन फिनिट वर्ब। अच्छा, फिनिट वर्ब क्या होती है? फिनिट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो अपना रूप वाक्य के टेंस और वाक्य में आए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज कर लेते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ऐसे वर्ब जो अपना रूप वाक्य के टेंस और वाक्य में आए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे हमने कहा ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस है। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका अदर वर्ड है। तो अब ये जो वर्ब है कहता है फिनिट वर्ब वे होते हैं जो वाक्य के टेंस और वाक्य में आए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये वर्ब है, सब्जेक्ट आपका है थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर यानी ही है। अगर हम इसका नंबर चेंज करते हैं यानी फर्स्ट पर्सन कर देते हैं, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, अगर इसे हम फर्स्ट पर्सन कर देते हैं तब देखते हैं वर्ब में कौन सा परिवर्तन होता है। तो हमने कर दिया आई, और चूंकि टेंस ये कौन सा है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है तो वो सेंटेंस आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो अब क्या हुआ? अगर हमने सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर दिया और पर्सन भी चेंज कर दिया, मान लीजिए नंबर नहीं चेंज किया, पर्सन चेंज कर दिया, तब भी इसके वर्ब में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो हमने क्या कहा? हमने क्या किया कि आई कर दिया, तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अर्थात बिना यस या ईएस वाला फॉर्म। उसके बाद फिर टू, उसके बाद स्कूल। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने अगर सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दिया तो हमारा वर्ब भी चेंज हो गया। इसलिए ये कौन सा वर्ब है? ये आपका फिनिट वर्ब है। इसलिए ये फिनिट वर्ब है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने वाक्य का टेंस चेंज कर दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, तो हो जाएगा ही गो का हो जाएगा वेंट, उसके बाद टू
उसके बाद स्कूल। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हमने जब इस सेंटेंस का टेंस चेंज किया तो ये हमारा वर्ब भी चेंज हो गया। इसलिए जो हमारा वेंट है ये फिनिट वर्ब है, अर्थात इसका रूप वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है, इसलिए आपका फिनिट वर्ब है। अब अगला होगा नॉन फिनिट वर्ब। दूसरा है हमारा नॉन फिनिट। अभी हमने बताया कि फिनिट वर्ब वह होते हैं जो अपना फॉर्म सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बट नॉन फिनिट वर्ब एकदम बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये ना तो अपना रूप चेंज करता है और ना ही इसका असर सब्जेक्ट पर या वाक्य के टेंस पर पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन फिनिट वर्ब वह होते हैं जो वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप नहीं चेंज करते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि नॉन फिनिट वर्ब वह होते हैं जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं आपको, जैसे wants to go to school। राम wants to go to school। राम आपका सब्जेक्ट हो गया, wants आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका नॉन फिनिट वर्ब हो गया, नॉन फिनिट वर्ब हो गया। और उसके बाद स्कूल टू स्कूल आपका अदर वर्ड हो गया। अब देखिए इसमें दो वर्ड का यूज हुआ है, एक वांट्स मतलब चाहता है, एक टू गो मींस जाना, दो वर्ब हो गए। अब देखिए जब ये आपका सब्जेक्ट हो गया और वाक्य का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ा होता है, तब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी यस जुड़ा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम क्या आपको बता रहे हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए सब्जेक्ट राम है, ये थर्ड पर्सन नाउन है, सिंगुलर नंबर है। अब एक नाउन है, सिंगुलर नंबर है, अगर मान लीजिए इसका पर्सन हम चेंज कर देते हैं, सिंगुलर नंबर है, मान लीजिए राम अकेला है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर, इसको हम प्लूरल कर देते हैं, अर्थात कोई प्रोनाउन इसकी जगह पे प्लूरल प्रोनाउन दे देते हैं, तो हो जाएगा दे। अब इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, दे वांट टू गो टू स्कूल। अब देखिए मेन वर्ब का तो यानी कि ये फिनिट वर्ब है, इसका फॉर्म चेंज हो गया, बट ये टू गो जो है ये नॉन फिनिट है, इसका फॉर्म नहीं चेंज हुआ। इस प्रकार फिनिट वर्ब का रूप चेंज हो जाता है और नॉन फिनिट का रूप चेंज नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिनिट वर्ब का यूज ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, क्योंकि डेली के बोलचाल की भाषाओं में हम फिनिट वर्ब का यूज काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। कुछ चीजें जो सिंपली इंडिकेट नहीं हो पाती हैं तो उन्हें हम फिनिट वर्ब के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, इसलिए नॉन फिनिट वर्ब के माध्यम से करते हैं, इसलिए नॉन फिनिट वर्ब जानना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब नॉन फिनिट वर्ब आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। अब हम तीनों आपको बताते हैं। नॉन फिनिट वर्ब आपके तीन प्रकार के हो गए। एक चीज और, हमने आपको दोनों की इंग्लिश में परिभाषा नहीं बताई, तो मैं ग्राफिक्स के माध्यम से दोनों की परिभाषा इंग्लिश में आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में जब ये शुरू होगा। देखिए नॉन फिनिट वर्ब के प्रकार, नॉन फिनिट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंड, तीसरा है पार्टिसिपल। यानी कि तीन हो गए, कौन कौन हो गए? एक हो गया इन्फिनिटिव, दूसरा हो गया जीरेंड और तीसरा हो गया पार्टिसिपल। यानी आपके नॉन फिनिट वर्ब मेनली तीन प्रकार के होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। अच्छा, अब इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव वो होता है जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फिलहाल इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव विद टू
और एक होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू को हम बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। तो एक इन्फिनिटिव में तो आपका टू रहेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, और एक इन्फिनिटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज नहीं हुआ रहता है। तो अभी मैं जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ बेयर इन्फिनिटिव होता है और कहाँ इन्फिनिटिव विद टू होता है। उसके बाद आपके जिरेंड एक ही प्रकार के होते हैं जो नाउन का वर्क करता है। पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फिर मैं आपको अब सबसे पहले इन्फिनिटिव बताता हूं, उसके बाद जिरेंड, उसके बाद पार्टिसिपल। अब हम आपको बताएंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपका 2 प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव कैसे होता है? जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इन्फिनिटिव विद टू, और दूसरा होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि इसे हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इसे हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इसका उपयोग आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी करते हैं, और या फिर इसका उपयोग अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी के वाक्यों में भी होता है। तो ये ऐसे नॉन फिनिट वर्ब हैं जिसका वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, अब ये इन्फिनिटिव काम कौन कौन सा करते हैं हम आपको बता दें। ये इन्फिनिटिव जो होगा वो आपका नाउन का कार्य करेगा, और उसके बाद एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका किसका काम करेगा? नाउन का भी काम करेगा और एडजेक्टिव का काम करेगा। नाउन का वर्क करेगा, जैसे देखिए इन्फिनिटिव विद टू वाले में आपका आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इन्फिनिटिव विदाउट टू वाले में, बेयर इन्फिनिटिव में आएगा ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इन्फिनिटिव विद टू वाले में आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे इन्फिनिटिव जब नाउन के रूप में वर्क करेगा तब कैसे होगा? मान लीजिए टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देख लीजिए टू वॉक अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वॉक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हो गया इन्फिनिटिव विद टू। अब चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया, वॉक के पहले सब्जेक्ट के रूप में आया, अर्थात टहलना, यानी सुबह में टहलना इज गुड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए ये आपका नाउन के रूप में यूज हो रहा है। ये इन्फिनिटिव आपका नाउन का वर्क कर रहा है। अगला टू वर्क विद हिम इज नॉट इजी। अब देखिए इसमें भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका इन्फिनिटिव विद टू हो गया, ये भी आपका नाउन के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। अच्छा, अब अगला हमारा है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू वाला कैसे यूज होता है। जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू का ही यूज होता है। जैसे he will go there। अब ये जो आपका गो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
ये आपका इन्फिनिटिव विदाउट टू है, क्योंकि अगर इसका टेंस भी चेंज हो जाता है, विल का उड हो जाता है, तभी ये गो का गो ही रहता है, इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इस सब्जेक्ट का हम पर्सन भी चेंज कर दें तब भी इस फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर क्या कहते हैं, अगर इसका नंबर चेंज कर दें तब भी इसके उस फॉर्म पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यू के साथ विल हो जाएगा, फिर भी गो ही रहेगा, इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके साथ अगर किसी वर्ब का यूज हुआ है तो वो बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं, उन्हें बेयर इन्फिनिटिव नॉन फिनिट वर्ब कहा जाता है। अच्छा, अब हम हिंदी में इसका उपयोग बताते हैं आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी में इन सभी इस इन्फिनिटिव्स का यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वह यहाँ खेलने आता है, पहला सेंटेंस है वह यहाँ खेलने आता है, ही कम्स हियर टू प्ले। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, वो भी इन्फिनिटिव विद टू हो गया। अब देखिए इसका उपयोग इस सेंटेंस में अर्थात खेलने, दो काम, यहां आता भी है और क्या करता है, खेलता भी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये जानना जरूरी होता है कि किसी एक सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होगी और नॉन फिनिट एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन फिनिट वर्ब ओनली वन ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीज और मैं बता दूं कि फिनिट वर्ब का अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, परंतु नॉन फिनिट वर्ब का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। ये चीज जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि फिनिट वर्ब में अपना एक सब्जेक्ट होता है बट नॉन फिनिट वर्ब में अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अच्छा, अब ये हो गया ही कम्स हियर टू प्ले, ये हो गया। अब हिंदी में इसका अनुवाद हो गया, देखिए टू प्ले आपका इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ यूज हुआ है। जैसे अब अगली वाक्य हम लेते हैं, कोई दूसरी वाक्य, जैसे मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं यहां से जाना चाहता हूं, तो आई चाहता हूं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई वांट टू गो फ्रॉम हियर। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ये जो मेन वर्ब है वांट, ये इसके बाद इन्फिनिटिव विद टू का यूज हुआ है यानी टू गो का यूज हुआ है, ये इस वांट के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हुआ है, अर्थात ऑब्जेक्ट जो होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। तो टू गो तो कोई प्रोनाउन है नहीं, इसलिए ये नाउन हो सकता है, अर्थात इन्फिनिटिव का यूज किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एज ए नाउन हुआ है। और इसके पहले मैंने बताया कि इन्फिनिटिव विद टू का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी एज ए नाउन ही होता है। जैसे पक्षियों को मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, टू किल द बर्ड्स इज सिन, टू किल द बर्ड्स इज सिन। अब देखिए अब यहां टू प्लस किल आया है यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका इन्फिनिटिव विद टू है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यानी ये आपका एज ए नाउन यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, अर्थात आप जान गए कि इन्फिनिटिव आपके दो प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में कैसे इसका यूज होता है और हिंदी में कैसे इसका यूज होता है। यानी कि हमने बताया कि इन्फिनिटिव का वाक्य के टेंस और वाक्य के पर्सन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू वाले में जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके बाद जितने भी वर्ब आते हैं, जो भी वर्ब आते हैं वो इन्फिनिटिव विदाउट टू, इनको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक
टॉपिक होगा जीरेंड। हमारा अगला टॉपिक होगा जीरेंड। जीरेंड केवल एक ही प्रकार का होता है और वाक्य में नाउन का वर्क करता है, ना वाक्य में नाउन का वर्क करता है और कभी कभी एडजेक्टिव का भी वर्क करता है। तो जीरेंड क्या होता है? जीरेंड जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ते हैं तो आपका जीरेंड बनता है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो आपका जीरेंड बनेगा। अब इसका यूज कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे यू लाइक प्लेइंग द बॉल। यू लाइक प्लेइंग द बॉल। तो यहाँ प्लेइंग जो है आपका, ये आपका जीरेंड है और एज ए ऑब्जेक्ट आया है। किसका? लाइक का। लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में आया। लाइक आपका मेन वर्ब है तो प्लेइंग आपका लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए ये आपका जीरेंड है। अच्छा, अब इसको सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करना, अर्थात जब नाउन के रूप में यूज होगा तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। जैसे अगला है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमारा हो गया। अब देखिए स्मोकिंग यानी स्मोक प्लस आईएनजी, ये हो गया आपका स्मोकिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरेंड। अब देखिए ये जो जीरेंड है ये यहां सब्जेक्ट के रूप में आया अर्थात एज ए नाउन यूज हुआ है। तो आपका जीरेंड एक ही प्रकार का होता है। जैसे अगला एक ही likes reading stories। he likes reading stories। तो ये आपका रीडिंग जो हो गया यहाँ पे, ये आपका जीरेंड के रूप में हो गया, ऐसे नाउन यूज हो गया और ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। अच्छा, अब हिंदी वाक्यों में कैसे यूज होगा? जैसे मान लीजिए हमने कहा लिखना बंद करो। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? स्टॉप। बंद करना मतलब स्टॉप, उसके बाद लिखना मतलब राइटिंग। स्टॉप राइटिंग। अच्छा, अब अगली वाक्य मान लीजिए है सिनेमा हॉल में थूकना मना है। तो क्या होगा? स्पिटिंग इन द सिनेमा hall is prevented। स्पिटिंग इन द सिनेमा हॉल इज प्रिवेंटेड। अर्थात हमने आपको बताया कि देखिए इसका यानी जीरेंड का यूज कैसे हिंदी वाक्यों में होता है और कैसे अंग्रेजी वाक्यों में होता है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पार्टिसिपल। अब हम चलते हैं पार्टिसिपल की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल आपका तीन, ये भी नॉन फिनिट वर्ब होता है। ये आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल,
दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये आपके तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। अच्छा, तीनों का फॉर्म कैसे होता है? जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे जेरेंड में होता है वैसे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो आपके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो आपके हमेशा आपका पास्ट पार्टिसिपल से आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी आप जैसे आप कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो आपके वर्ब के फॉर्म होते हैं कहते हैं एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, एक होता है पास्ट फॉर्म और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट फॉर्म होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। अर्थात जो आपके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा उसके पहले हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अच्छा, तीनों में अंतर क्या होता है? तीनों में अंतर देखिए, जब वाक्य के बीच में टाइम इंटरवल जीरो होता है, सॉरी जब वर्ग के बीच में टाइम इंटरवल जीरो होता है, अर्थात एक कार्य समाप्त भी ना हुआ हो कि दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तब वहां पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल अर्थात एक कार्य समाप्त तो हुई है लेकिन दूसरा कार्य कुछ ही समय में स्टार्ट हो गया, अर्थात वो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ कि इसमें टाइम इंटरवल सबसे ज्यादा होता है, अर्थात इसमें शून्य होता है, इसमें थोड़ा सा होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है टाइम इंटरवल। अर्थात इसमें इंटरवल जो होता है काफी समय, जैसे मान लीजिए मैं विश्राम करके ऑफिस गया, मैं विश्राम करके ऑफिस गया, तो पहले मैं विश्राम किया अर्थात कुछ देर तक का टाइम इंटरवल हुआ, तब उसके बाद ऑफिस गया, तो यहाँ पे काफी टाइम इंटरवल हुआ, इसलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ज्यादातर आपके कंटीन्यूअस में यूज होते हैं, जैसे जितने भी कंटीन्यूअस हैं, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, अर्थात इन सभी में ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। और पास्ट पार्टिसिपल का सभी के परफेक्ट में होता है, अर्थात जहां भी आपके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा वहां पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज जब हम किसी सेंटेंस में या हिंदी वाक्य में जब हमको टाइम इंटरवल ज्यादा दिखाना होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी वाक्य होगी, मैंने दौड़ते हुए घोड़े को देखा, मैंने दौड़ते हुए घोड़े को देखा। अब देखिए क्या कहता है कि इसमें अभी जो वर्क हो रहा है वो काम, मतलब जो पहला वर्क हो रहा है दौड़ने का वो अभी भी हो रहा है, और उसके बाद फिर देखा भी जा रहा है, यानी कि देखिए जब इसको देखा गया तब वर्क हो रहा था, अर्थात जब घोड़े को देखा गया तो उसका वर्क हो रहा था, इसलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, अर्थात दोनों वर्ग के बीच में टाइम इंटरवल एकदम जीरो के बराबर है, एकदम नथिंग के बराबर है, इसलिए इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो आई शॉ ए रनिंग हॉर्स, आई शॉ ए रनिंग हॉर्स। जैसे मैंने जलते हुए तारे को देखा, जैसे मैंने जलते हुए तारे को देखा, एक अगला वाक्य होगा, मैंने जलते हुए तारे को देखा। तो अब देखिए मैं देख भी रहा हूं और वो भी वर्क हो रहा है, जलने का काम भी हो रहा है और देखने का काम, यानी दोनों के बीच में टाइम इंटरवल, दोनों का वर्क लगभग सेम साथ चल रहा है और टाइम इंटरवल लगभग शून्य है। तो आई शॉ ए बर्निंग स्टार, आई शॉ ए बर्निंग स्टार, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें पार्टिसिपल का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसको जानना, टाइम इंटरवल के बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब सिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा। इसलिए आप देखिए, हमने बताया आपको कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तब उसमें टाइम इंटरवल 0 होगा, अर्थात पहला काम समाप्त भी नहीं हुआ रहता है कि दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं हम। पास्ट पार्टिसिपल में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे एग्जाम्पल, मैंने मैं गिरा हुआ आम पाया। मैं गिरा हुआ आम पाया। तो आई फाउंड ए फॉलन मैंगो। ये देखिए आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अर्थात गिरा हुआ हो गया, अर्थात पेड़ से अलग हो गया, अर्थात वो पूरी तरीके से गिर चुका है, और तब मैं पाया हूं, अर्थात कहीं ना कहीं उस टाइम इस दोनों वर्ब के बीच में गैप है, टाइम इंटरवल है, कि जब आम गिरा उसके बाद मैं पाया, तो कुछ ना कुछ इंटरवल इसमें इंडिकेट हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरवल इंडिकेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ। दूसरी बात, जैसे मैंने जली हुई जहाज देखा। तो आई सा ए बर्न्ड शिप। अब देखिए, बर्न्ड आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब ये तीनों हो गया, इस दोनों हो गया। इसमें पहले में हमने बताया था कि टाइम इंटरवल एकदम 0 होता है, दूसरे में थोड़ा बहुत होता है, और तीसरे में काफी ज्यादा होता है। जैसे तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मैं नहा करके ऑफिस गया। तो हैविंग टेकन बाथ, आई went to office. Having taken bath, I went to office. जैसे मैं खाना खा करके बिस्तर पर सोने गया। तो अब इसका हम बात करेंगे, हैविंग ईटन फूड, कमा आई वेंट टू बेड फॉर sleep. I went to bed for sleep. मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया, अर्थात खाना खा करके मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया। अब देखिए, जब मैं खाना खाया और उसके बाद बिस्तर पर गया, तो कहीं ना कहीं टाइम इंटरवल हो गया, उसमें कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो गया, क्योंकि खाना खाने के बाद
तुरंत ही लोग बिस्तर पे नहीं 10-5 मिनट बैठेंगे, उसके बाद तब बिस्तर पे जाते हैं। अर्थात कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल पास्ट पार्टिसिपल की अपेक्षा या प्रेजेंट पार्टिसिपल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, जब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे गो प्लस आईएनजी यानी हो गया आपका गोइंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे अब इसी का पास्ट पार्टिसिपल तो गॉन हो गया। अब इसका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा हैविंग गॉन, हैविंग गॉन। ठीक है, तो ये हमने आपको आज पढ़ा दिया नॉन फिनिट वर्ब। आज इस टॉपिक को इसलिए बताया गया क्योंकि अगला वीडियो सिंथेसिस से रिलेटेड होगा, तो इसको जान लेना बहुत जरूरी होगा। तो आप जब इसके बारे में पूरी तरीके से कंफर्म रहेंगे तब आप सिंथेसिस को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आप इसको काफ़ी पसंद करेंगे। तो अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।